नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है पीएससी अड्डा पर। मैं आपका दोस्त भूपेंद्र सिंह चंद्रावत आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज जो मैंने आपको प्रश्न दिया था वो था गैर सरकारी संगठन यानी कि जो एनजीओ है उनके बारे में प्रश्न दिया था जिसे आपको 100 शब्दों में लिखना था। ये जो एनजीओ वाला स्पेशल जो इन्होंने दे रखा है चैप्टर, ये आपके जो एमपीपीएससी का सेकंड पेपर है पॉलिटी के अंदर इन्होंने दे रखा है। तो मैंने इसको 100 शब्दों के अलावा ज्यादा लिखा है, यानी कि इसको उस प्रकार से लिखा है कि आप ऐसे 3 नंबर और जो आपका 100 शब्द भी रहेगा 300 शब्द भी रहेगा या नए सिलेबस के हिसाब से 50 शब्द 200 शब्द सब में कवर हो जाएगा। तो इस जो ये पूरा वीडियो है इसमें आपको इसका आंसर उस तरीके से देखने को मिलेगा, तो आपका यहाँ से दोनों प्रकार से कवर हो जाएगा। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। देखिए, गैर सरकारी संगठन किसे कहते हैं तो आपको सबसे इसका बेसिक मालूम होना चाहिए जो मैं आपको यहाँ पर पता करवा दूं। लेकिन सबसे पहले थोड़ा सा उपसहार जरूर लिख सकते हैं आप इसके बारे में कि इनकी आवश्यकता क्यों है। तो जैसे कि भारत जैसे बड़े लोकतांत्रिक राष्ट्र में प्रत्येक व्यक्ति तक सरकारी सुविधाएं उपलब्ध करवाना संभव नहीं है। ऐसे समय में गैर सरकारी संगठन की महती भूमिका उभर कर आती है। तो ये एक इम्पोर्टेंस क्यों है गैर सरकारी संगठन के बारे में वो मैंने यहाँ पर बता दिया। जैसे कि एनजीओ की अगर मैं सामान्य रूप से बात करूँ तो आपने बहुत सारा सुना होगा, जैसे सलमान खान का ह्यूमन बींग चलता है ना, या मिलिंडा एंड गेट्स फाउंडेशन जो चलता है इंटरनेशनल लेवल पर चलता है। ऐसे बहुत सारे टाटा का भी अपना फाउंडेशन है। तो ऐसे बहुत सारे जो लोग होते हैं जिनके एनजीओ होते हैं और एनजीओ के माध्यम से वो लोगों की सेवा करते हैं। तो इनकी जरूरत क्यों होती है ये मैंने पहले पैराग्राफ में बता दें यहाँ पर। तो एक इनकी आवश्यकता, लेकिन एनजीओ कहते किसे हैं अगर आपसे 3 नंबर में पूछे तो आप ऐसा कैसा इसे चिपका सकते हैं। ये निजी संगठन होते हैं जो गैर लाभ की दृष्टि से कमजोर एवं निशक्त वर्ग के आर्थिक विकास के साथ ही सामाजिक एवं राजनीतिक विकास को प्रेरित कर उन्हें सक्षम बनाते हैं। देखिए, अक्सर एनजीओ का काम होता है कि कोई गरीब वर्ग है तो उन्हें भोजन उपलब्ध करवाना या उनके लिए ऐसी सुविधा उपलब्ध करवाना ताकि वो समाज में सक्षम रूप से रह सके। एनजीओ का मोस्टली यही काम होता है, चाहे उसमें मैं अनाथ आश्रम भी ले लूं चाहे वे वर्ग ले लूं। फॉर एग्जाम्पल जैसे सोनू सूद जो काम कर रहे हैं, हालांकि उनका भी अपना एक एनजीओ है। अभी बहुत सारे छोटे मोटे एनजीओ काम कर रहे हैं कोरोना के तहत, तो इनका मोस्टली काम यही होता है कि लोगों को सामान्य रूप से सुविधा उपलब्ध करवाना। लेकिन इनके कार्य जो हैं, अगर आपसे ये पूछे कि एनजीओ के कार्य क्या होते हैं तो स्पष्ट रूप में फिर मैंने अलग तरीके से लिखा है। ऊपर वाली जो डेफिनेशन थी ये तो एनजीओ की डेफिनेशन थी, लेकिन कार्य क्या करते हैं वो देख लेते हैं। देखिए, जनता के मौलिक अधिकारों तथा भोजन का अधिकार, मनरेगा आदि सरकारी योजनाओं के उन तक पहुंच। होता यह है कि बहुत सी बार जो जनता है उनके मौलिक अधिकार क्या होते हैं उन्हें नहीं पता होता है ना, तो जनहित याचिका के तहत जो एनजीओ होते हैं वो भी इनकी बात रख सकते हैं। इसके अलावा भोजन का अधिकार, तो जैसे बहुत सारी सरकार की योजनाएं जो चल रही होती है तो गरीब तबके तक नहीं पहुंचती तो एनजीओ उन्हें पहुंचा देते हैं, कुछ अपना सपोर्ट लगाते हैं, कुछ सरकारी योजनाओं का पैसा दोनों मिलाकर। या जैसे कि जो मनरेगा भी है, तो मनरेगा में भी अक्सर ये होता है कि बहुत सारी बार ग्रामीण जो वर्ग होता है उसको उस तक उसकी राशि नहीं पहुंचती, तो ये भी काम वो करता है। इसके अलावा जैसे सामाजिक समरसता बढ़ाना एवं महिलाओं, बच्चों, वृद्धजनों की स्थिति में सुधार हेतु कार्यक्रम चलाना। सामाजिक समरसता यानी कि कुछ ऐसे मंच या कार्यक्रम आयोजित करना जहां पर देश में सामाजिक समरसता, सामाजिक सौहार्द जिसे हम कह सकते हैं कि सभी के बीच में भाईचारा बना है। इसके अलावा मोस्टली ये जो महिलाएं जो हैं जो कुपोषण से शिकार हैं या महिलाओं के लिए समाज में आवाज उठाना, ठीक है, निम्न तबके के लिए या उनके आगे बढ़ने के लिए कुछ काम करना। बच्चों के लिए भी जो अक्सर अगर मैं किसी फिल्म का एग्जाम्पल दूं आपको तो बहुत सारे ऐसे जो संगठन होते हैं मतलब जो गलत तरीके से चलते हैं, जो बच्चों से भीख मंगवाते हैं, तो ये उनके लिए भी कार्यरत होते हैं। बच्चों को भी ये मतलब एक तरीके से सुविधा उपलब्ध करवा के उन्हें शिक्षा वगैरह प्रदान करते हैं। इसके अलावा वृद्धजनों के लिए भी ये काम करते हैं, तो महिला, बच्चों, वृद्धजनों के। उसके बाद तीसरा है, ये सरकार एवं आम वर्ग के मध्य कड़ी होते हैं जो मांगों को सरकार तक पहुंचाते हैं। बहुत सी बार जो एनजीओ होता है, एनजीओ क्या करता है कि एक बीच का बफर के रूप में होता है जो आम जनता की जो भी बात हो वो सरकार तक पहुंचाता है। और बहुत सी बार सरकार भी क्या होती है कि अपने बिल वगैरह उसे कुछ बनाना हो तो उसमें वह कुछ जो एनजीओ होते हैं उन एनजीओ की वह मदद भी लेता है ताकि वह आम जनता की छोटी छोटी बातों को जान सके, ये भी काम करता है वो। एंड उसके बाद में है जागरूकता फैलाने, सामाजिक एकजुटता, प्रशिक्षण, शिक्षा, अनुसंधान
आदि कार्यों की निम्न वर्ग तक पहुंच। तो जैसे कि इसमें होता क्या है, मैं आपको बताता हूँ। सामाजिक एकजुटता तो मतलब कुछ संगठन ऐसे होते हैं जो भारत में अभी सांप्रदायिकता ज्यादा बढ़ी हुई है, तो उसको कम करने के लिए कार्यरत करते हैं। इसके अलावा कुछ गरीब वर्ग के बच्चे हैं, तो कुछ परीक्षा आयोजित कर उनके लिए कॉलेज अवेलेबल करवाना, उन्हें है ना, उन्हें शिक्षा दिलवाना, या उनके लिए कुछ छात्रवृत्ति जो होती है उसके तहत उन्हें विदेश में भेज देना पढ़ने के लिए, ये भी काम वो करवाती है। जैसे मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन है, बिल गेट्स की पत्नी के नाम से, वो इस रूप में भारत में या अंतर्राष्ट्रीय रूप में काम करता है। ऐसे बहुत सारे जो एनजीओ है वो काम करते हैं। देन उसके अलावा पांचवा है, ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कार्यरत होते हैं, जैसे आतंकवाद से पीड़ित देशों में शिक्षा, भोजन और आवास उपलब्ध करवाना। तो बहुत सारे जो एनजीओ हैं जो अफगानिस्तान में कार्यरत हैं, सीरिया हो गया, या जैसे कि ईरान, इराक, वे कंट्री जहां पर आतंकवाद ज्यादा है और जहां पर समस्या लोगों के साथ में बहुत अधिक बनी हुई है, वहां पर आम जनता को ये जो सामान्य सी चीजें हैं, शिक्षा, भोजन, आवास, लाइब्रेरी, बहुत सारी चीजें उपलब्ध करवाते हैं। इसके अलावा ग्रामीण स्तर पर स्व सहायता समूह, लोन या वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाकर रोजगार प्रदान करना। तो बहुत सारे एनजीओ के जो स्व सहायता समूह है वो भी ग्रामीण क्षेत्र में काम कर रहे हैं, जो आसानी से महिलाओं को लोन उपलब्ध करवा देते हैं, या जो निजी क्षेत्र के आप कोऑपरेटिव सोसाइटीज कह सकते हैं, वो भी इसके लिए कार्यरत है ताकि लोन प्रदान कर उन्हें रोजगार दिया जा सके। ये अभी तक जो आपने पढ़ा, ये एनजीओ के बारे में एक अच्छा पक्ष था। लेकिन कभी एनजीओ का अगर आलोचनात्मक पक्ष भी आपके सामने आए, क्या एनजीओ सही होते हैं, तो ये अंत में कुछ बात है जो कभी आपको आलोचनात्मक पक्ष लिखने को आए या ऐसी कुछ बात आए तो वहां पर आप बता सकते हैं। जैसे कि गैर सरकारी संगठन एक विशाल भूमिका में है और भारत में ही इनकी संख्या 20 से 40 लाख है, किंतु ये विवादास्पद है। भारत के संदर्भ में कुछ एनजीओ विदेशी धन प्राप्त कर माओवाद, अलगाववाद एवं धर्मांतरण जैसी स्थितियां उत्पन्न कर रहे हैं। अभी भारत में होता क्या है कि कुछ एनजीओ, हालांकि सरकार के अधीन रजिस्टर्ड होते हैं एक अधिनियम के तहत 1860 के, और इसमें क्या होता है कि बहुत सारे जो होते हैं एनजीओ, उन्हें विदेश से धन प्राप्त हो जाता है, लेकिन होता है कि इन धन का ये दुरुपयोग करते हैं। भारत में धर्मांतरण हो गया है या जो आतंकवाद है उसको फैलाने में ये कर सकते हैं, और इसी को लेकर सरकार ने एक्शन भी लिया था, और पिछले 2 साल में लगभग 20,000 एनजीओ की मान्यता उन्होंने रद्द भी कर दी थी। लेकिन हालांकि हम सिर्फ कुछ एनजीओ को लेकर उनकी कार्यशैली पर सवाल नहीं उठा सकते। जैसे कि हालांकि कुछ संगठनों की कार्यशैली की गलत प्रणाली के कारण सभी एनजीओ को सवाल के घेरे में लाना सही नहीं, किंतु ये अभी भी बहस का मुद्दा है कि एनजीओ को सरकार नियंत्रण में रखना चाहिए या स्वतंत्र रखना चाहिए। तो यहाँ पर एक चीज जो है वो ये कि एनजीओ का ये आलोचनात्मक पक्ष सिर्फ आप इतना बता सकते हैं कि अभी भारत में एनजीओ में जो उसका धन का है वो गलत उपयोग कर रहा है, पीछे बहुत सारे उनके गलत काम चल रहे हैं, गोरख धंधे भी जिसे हम कह सकते हैं, जो चाहे ड्रग्स से रिलेट हो, चाहे बहुत सारी चीजों से रिलेट हो सकता है। तो साथियों, यहाँ पर जो हमारा ये प्रश्न है कि गैर सरकारी संगठन किसे कहते हैं, बहुत बेहतरीन उत्तर है, और आप इसे अपने परीक्षा के लिए पूरा का पूरा लिख सकते हैं। चाहे तो आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं, और अगर आपको पीडीएफ अवेलेबल चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो साथियों, वीडियो मेरा यहीं समाप्त होता है। आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा। कल फिर तैयार रहिए आप एक नए प्रश्न के लिए। धन्यवाद।